हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज की वीडियो में स्टडी करेंगे कंसेप्ट किसका, इम्पल्स का एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद कुछ फॉर्मूलेस आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देन वहीं से रिलेटेड आपके यहाँ के भी कंसेप्ट हैं और मिलते जुलते हैं। जैसे आपने मोमेंटम वाला कंसेप्ट स्टडी कर लिया है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? यस, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन द बॉडी एंड इट इज मेजर बाय द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P = mv। तो अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी पे ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो लेट हम n पार्टिकल का कोई सिस्टम मान लेते हैं। n पार्टिकल 1 2 3 n हो सकता है, 2 पार्टिकल भी हो, 3 पार्टिकल भी हो, 4। हम जनरल स्टडी कर रहे हैं कि n पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है, ठीक है। तो जो सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है सिस्टम का कैसे मेजर करेंगे? यस, हम वेक्टर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस सोन n पार्टिकल्स हैं। तो यस, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? उन सभी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। ठीक है, हमने सिस्टम का मोमेंटम टोटल फाइंड कर लिया, ठीक, वेक्टर सम करके। अब हम कह रहे हैं कि अगर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अच्छा फोर्स लगता तो फॉर्मूला क्या होता? तो फोर्स F वेक्टर, ये फोर्स लग रहा है वो सिस्टम पे लग रहा है, तो अगर फोर्स सिस्टम पे लगेगा तो फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज होगा सिस्टम का, एंड इट इज मेजर बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये फॉर्मूला भी हमको क्लियर है। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला आपको? यस, प्रीवियस वीडियो में अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया था, वहां से मिला। मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्लियर है। अब इन दोनों कंसेप्ट के बाद हमारा जो ये कंसेप्ट है तभी क्लियर होगा। तो सिस्टम का मोमेंटम, और अगर फोर्स लगा तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर इफ ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, ध्यान रखना मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, आपस में इंटरनली पार्टिकल एक दूसरे फोर्स लगाएं तो वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वो, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स मींस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, अगर वो जीरो है, यस, यानी ये फोर्स अगर जीरो है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ओके, जीरो हो गया। एंड दिस इंप्लाइज कि जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या होगा? यस, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो ये टर्म कांस्टेंट, P of the system is constant. That means clear है, if no external force acting on the system, then the total linear momentum of the system will remain conserved or constant. Clear हो गया? Law of conservation of linear momentum क्या कहता है? ध्यान रखना है, कुछ इसी तरीके से कंसेप्ट हम आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम स्टडी करेंगे। यस, तो क्लियर हो गया, P ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, क्योंकि अगर फोर्स अगर जीरो है तो यस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से कंसेप्ट हमें आगे भी ये चीज यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, वहां पे भी हमें इस तरीके से कंसेप्ट स्टडी करना है, हमारा टॉर्क वाला कंसेप्ट होगा। तो क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ अब ये हम स्टडी करने जा रहे हैं उस पे एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये गन फायर किया आपने बुलेट, ओके, तो जो गन है वो बैकवर्ड आती है, इट मूव बैकवर्ड, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। बुलेट फायर हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बुलेट गई, एंड दैट दिस गन विल मूव बैकवर्ड। तो ये रिकॉइल हुई बैकवर्ड, बुलेट आगे की तरफ, यानी अगर बुलेट प्लस एक्स डायरेक्शन में तो ये गन माइनस एक्स। तो ये जो रिकॉइल हुई इसकी क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से बैकवर्ड आई, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये कंसेप्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से स्टडी करेंगे। तो उससे पहले लेट आपको बता दें, हमने जो कैपिटल एम लिया वो मास ऑफ गन लिया, स्मॉल एम लिया मास ऑफ बुलेट, एंड फायर करने से पहले दोनों ही रेस्ट में थे।
फायर करने के बाद क्या हुआ, यानी आफ्टर फायरिंग v is the velocity, small v is the velocity of bullet and the capital V is the velocity of gun. According to conservation of linear momentum, क्या कहता है, बिफोर फायरिंग जो according to law of conservation of linear momentum, यस बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है क्या है, फायर करने से पहले ये मास ऑफ गन और उसके अंदर बुलेट है प्लस मास ऑफ बुलेट, तो टोटल मास क्या हो गया, गन प्लस मास ऑफ बुलेट, ये टोटल मास। लेकिन फायर करने से पहले वेलोसिटी वेक्टर क्या है, जीरो, यानी कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो है। आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, फायर करने के बाद बुलेट यस गन से बाहर आई, तो यस मास ऑफ बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें तो mv वेक्टर प्लस मास ऑफ गन कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहां देख सकते हो कि ये जीरो है, तो दिस इंप्लाइज आपका mv वेक्टर, यस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसका, मास ऑफ गन है, वेलोसिटी ऑफ गन है, तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग किसका, गन का है, प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल v से इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग मोमेंटम कंजर्व कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ अगर आप गन फाइंड करें तो क्या होगा, ये प्लस mv इधर जाके माइनस mv हो जाएगा स्मॉल v, एंड ये जो कैपिटल M इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में, तो हमें ये फॉर्मूला मिला, that is capital V velocity of gun is equal to माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये वेलोसिटी प्लस x डायरेक्शन में तो इसकी माइनस x डायरेक्शन, तो क्लियर हो गया कि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो गन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ गन m v अपॉन कैपिटल M इस तरीके से, बट हमें वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा रहता है स्टडी करना, सो दैट कि डायरेक्शन को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो क्या है वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ गन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यानी डायरेक्शन अपोजिट है इस वेलोसिटी ऑफ बुलेट के, m मास ऑफ बुलेट है और कैपिटल M मास ऑफ गन है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ गन है जो कि बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी फायर करते हैं तो ध्यान रखना है कि वो गन पीछे आएगी, तो इस तरीके से प्रॉपरली होल्ड करना है आपको, क्योंकि आपको पता है फायर करने पे गन पीछे आती है। तो अगर आपने अभी ये कंसेप्ट जो स्टडी किया समझ आ गया तो इसको अब न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं। एग्जांपल, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन ऑफ द मास 8 kg, गन का मास कितना है 8 kg, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम है, फायर फ्रॉम इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, यस किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की, 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये बुलेट फायर हुआ, ठीक है, ये गन से बाहर आया। अब हमको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला, यस वी नो दैट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन यानी कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस टाइम्स V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ यस गन। तो ये तो वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वेलोसिटी ऑफ गन का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज mv, मोमेंटम हो गया ऑफ बुलेट, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन मास ऑफ गन, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यस। तो कैपिटल V जो हमारा आएगा, स्मॉल m क्या है 10 ग्राम है और कैपिटल M kg में, मीटर पर सेकेंड, ये सब ऐसा सिस्टम में 8 kg मीटर पर सेकेंड, ये ग्राम में तो उसको kg में कन्वर्ट करना है, यही गलती होती है जल्दबाजी में। तो 10 ग्राम को kg में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया आपका kg में कन्वर्ट, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड, यानी सही है, किलोमीटर पर आवर में होता तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ता, 400 अपॉन मास ऑफ गन 8। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कैपिटल V इज इक्वल टू यस
10 इंटू 10⁻³ 10⁻², और ये 10⁻², ये कैंसिल हो तो 4/8, कैलकुलेशन आप देख लेना, 4/8 आएगा। ओके, दिस 4/8, तो v इज इक्वल टू हाउ मच, 4/8, 0.5 SI सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकेंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन, डी। तो सिंपल फॉर्मूला बेस, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, SI सिस्टम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, ग्राम है केजी में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, देन ऑप्शन देखो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पल्स। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर द टाइम टू चेंज द मोमेंटम। तो ध्यान रखना है कि इम्पल्स क्या है, एक बॉडी है मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम चेंज करना है, एक गिवन चेंज मींस कि वो mv वेलोसिटी से आ रही है, हम उसको पकड़ना है, कैच करना है एक बॉल को, तो हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं उसके, एंड वो गिवन चेंज है कि mv से 0 हो रहा है, तो चेंज कितना आया, mv के इक्वल वैल्यू की बात करें तो फॉर द गिवन चेंज मोमेंटम हम फोर्स लगा रहे हैं, एक टाइम इंटरवल के लगा रहे हैं, डेल्टा टी। ठीक है, तो जो है फोर्स के टर्म में आप मेजर कर सकते हो कि आपने भाई एफ फोर्स आप पे लगा, आपने बॉल कैच की, डेल्टा टी टाइम में आपने बॉल को कैच किया, तो प्रोडक्ट ऑफ ये जो फोर्स है आपका, जो ये फोर्स है एवरेज नेट फोर्स जो आप पे लगा, आपने बॉल को कैच किया, एंड कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम, दैट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन इज द मेजर ऑफ इम्पल्स। और इम्पल्स सिंपली कह सकते हैं कि फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल है, दैट मेजर द इम्पल्स। क्लियर है? तो इम्पल्स हम चेंज मोमेंटम से भी मेजर कर सकते हैं और फोर्स एंड टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट से मेजर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें कि जब हम बॉल को कैच करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को बैकवर्ड मूव करता है। क्यों करता है? ऐसा करके वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है। आप देख सकते हैं डेल्टा टी अगर इंक्रीज होगा फॉर द गिवन चेंज मोमेंटम, ध्यान रखना, क्योंकि जब वो कैच करता है तो बॉल को रेस्ट में ला रहा है, बॉल का मास m है, वो v वेलोसिटी से आ रही है, वो कैच करके उसको 0 में रेस्ट में लाना चाहता है, तो यानी कि फॉर गिवन चेंज इन मोमेंटम, फॉर गिवन चेंज इन मोमेंटम, फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम, यानी ये तो चेंज मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो अगर वो डेल्टा टी टाइम को, अगर वो टाइम ज्यादा ले, सडनली कैच करेगा तो डेल्टा टी आपका लेस होगा, लेकिन थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करेगा तो डेल्टा टी वो इंक्रीज करेगा, डेल्टा टी वो इंक्रीज करेगा तो वो आपका जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बॉल कैच करते समय उसको चोट ना के बराबर लगेगी या बहुत इजीली कैच कर लेगा। लेकिन वो सडनली कैच करेगा कि डेल्टा टी उसने कम कर दिया, और डेल्टा टी कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर द गिवन चेंज मोमेंटम जो आपका इम्पल्स होता है, ये प्रूव भी करेंगे हम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये हम कह रहे हैं कि ये गिवन वैल्यू है कि जो इम्पल्स है वो चेंज मोमेंटम है, यानी एफ इंटू डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है, यानी गिवन के लिए। तो अगर हम टाइम इंटरवल इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम बॉल को इजीली कैच कर सकते हैं। क्लियर? अब हम प्रेशर में, मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर और हमने सडनली कैच किया तो डेल्टा टी हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, बहुत कम टाइम में बॉल कैच करने की कोशिश की, ध्यान नहीं रहा कि हमको थोड़ा ध्यान से बॉल को आराम से कैच करने से, और डेल्टा टी अगर हमारा डिक्रीज हो गया सडनली कैच करने में तो आपके हाथ पे चोट लगी और बॉल हाथ से छूट सकती है। तो ये आपका इम्पल्स का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया लग गया। तो जो इम्पल्स है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, इससे और क्लियर हो जाता है कि इम्पल्स क्या है, इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब कैसे आए ये डेरिवेशन आप देख सकते हो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, t1 से t2 टाइम इंटरवल, f वेक्टर dt। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है, हम एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल कर सकते हैं। तो ना अगर हमें फोर्स टाइम का फंक्शन दिया तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके टाइम t1 से t2 हम इम्पल्स मेजर कर सकते हैं, इस t1 से t2 टाइम के बीच का इम्पल्स मेजर कर सकते हैं। अच्छा, हम ये शो करें कि भाई इस मोमेंटम में चेंज के इक्वल प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो नाउ
क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स एफ वेक्टर है वो एम ए वैक्टर होता है, ठीक है। अब एम ए वैक्टर दिस इंप्लाइज क्या होगा कि जो आपका जे वेक्टर आया वो यस, इसमें एम कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, T1 से T2 ए वेक्टर dt। अब आपको याद है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू dv बाय dt और dv वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर dt। क्लियर? तो हम ए वेक्टर dt को dv लिख सकते हैं। तो नाउ वी कैन राइट जे वेक्टर इज इक्वल टू m dv वेक्टर। लेकिन हमने यहाँ पर टाइम को हटा के ए वेक्टर dt की जगह dv रखा, तो ये लिमिट भी चेंज हो गई। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी u वेक्टर मान लेते हैं और t2 टाइम पे वेलोसिटी v वेक्टर मान लेते हैं। एंड व्हाट वी गेट, j वेक्टर इज इक्वल टू m dv वेक्टर का इंटीग्रेशन आपको v मिलेगा वेक्टर, लिमिट इनिशियली u वेक्टर फाइनली v वेक्टर, या आप v1 v2 भी ले सकते हैं, v1 एंड v2 ले सकते हैं एट टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। j वेक्टर इज इक्वल टू m, v की जगह v रखेंगे वेक्टर माइनस v की जगह u वेक्टर रखेंगे एंड व्हाट वी गेट, j वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर माइनस mu वेक्टर। एंड व्हाट इज j वेक्टर, इट इज डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमने प्रूव कर दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अभी कंसेप्ट आगे हम एग्जांपल में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से कि चेंज मोमेंटम को हम यस इंपल्स कह सकते हैं, और इंपल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल भी होता है। एग्जांपल है अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड से मूव करिए, स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। अगर टाइम इंटरवल दिया होगा तो यस वहां से फोर्स भी आ जाएगा कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इंटरेक्शन हुआ वॉल एंड बॉल के बीच में, तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ सिंपल है चेंज मोमेंटम यानी इंपल्स फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको एक पहले सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि कॉम्पोनेंट में यहाँ रिजॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले सिंपल एग्जाम्पल किया कि ये वॉल है, अगर m मास का बॉल जाकर के v वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करता है, ठीक है, v इसकी स्पीड हो गई, अब ये डायरेक्शन है, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी, और फिर वो रिबाउंस कर जाए, वापस रिबाउंस कर जाए, तो इस केस में चेंज मोमेंटम क्या होगा। अब कुछ बच्चे जीरो बोल देते हैं कि mv से गया और mv से वापस आ गया, तो ये ना गलती क्या हुई, डायरेक्शन ने आपने नहीं देखा। आपको पता है ना कि जो mv है मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन को ध्यान देना है आपको, उसी बेसिस पे गलत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इस एग्जांपल के लिए कि p इनिशियल वेक्टर क्या होगा, mv वेक्टर होगा, मैं अभी इसको प्लस मान रहा हूँ, mv वेक्टर होगा। अब जब वापस आया आफ्टर स्ट्राइकिंग यानी इंटरेक्शन विद दिस वॉल, स्ट्राइक करके कोलाइड करके वापस आया और सेम पाथ को ट्रेस कर रहा है, वेलोसिटी भी चलो सेम है, स्पीड भी सेम है, कोलिजन मान लेते हैं इलास्टिक कोलिजन है, तो mv वेक्टर लिख दें, गलत होगा ना, क्योंकि ये v वेक्टर प्लस है, तो वापस आया तो माइनस होगा ना, तो माइनस mv वेक्टर। और इस बेसिस पे व्हाट इज डेल्टा p, चेंज मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यस माइनस mv माइनस p इनिशियल प्लस mv, तो ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है, p फाइनल की वैल्यू माइनस mv क्योंकि डायरेक्शन के बेसिस पे, तो ये माइनस 2mv वेक्टर आया, जीरो नहीं आया। तो हमने डायरेक्शन को ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा हमारा। तो अब ये समझने के बाद आपको ये एग्जांपल समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल का कंसेप्ट ले रहे हैं। तो पहले ये एग्जांपल क्लियर हो गया, डायरेक्शन को ध्यान देना। अब इसको इरेज करते हैं। तो नाउ इस एग्जांपल में हमको क्या गिवन है कि 45 डिग्री उससे इंसिडेंट हो रहा है, वॉल ले लेते हैं, ये वॉल है, ठीक, एंड इस तरीके से ये इंसिडेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये 45 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी उतने एंगल से, तो यानी ये नॉर्मल लाइन से ये भी 45, ठीक।
यानी θ1 भी 45, θ2 भी 45। m मास है ये बॉल का, मास कितना गिवन है, चलो मास की जरूरत ही नहीं पड़ी, मास एंड v, तो 5 kg/s इतने मोमेंटम से इंजन हो रहा है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, बाकी डायरेक्शन का ध्यान देना है। और फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू वो भी 5 kg/s है, लेकिन हमसे चेंज मोमेंटम पूछा है। तो इस पहले वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम कहें p इनिशियल वेक्टर तो क्या लिख सकते हैं। तो आप ऐसा करो कि इसमें एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अब देखो आप, ये इनिशियल है तो पी इनिशियल की डायरेक्शन क्या है, ये आप देख सकते हो, ये है पी इनिशियल। आप क्वाड्रेंट वाइज देख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये डायरेक्शन क्या है, फोर्थ की तरफ। तो यानी इस बेसिस पे अगर हम लिखें इसको आई और जे कैप के टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, ये एंगल 45 है, अब 45 की जगह 30 भी दे सकते हैं उस बेसिस पे कि ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ओके, ये पी इनिशियल वेक्टर, तो मैं कह रहा हूं कि ये पी इनिशियल वेक्टर, जरा वेक्टर फॉर्म में समझें। तो जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वो कॉस और जो कंपोनेंट इधर होगा वो साइन, तो ये आपका एम वी का कॉस 45 होगा और ये एम वी का साइन 45 होगा, ठीक। यानी इस पी इनिशियल को रिजॉल्व कर दिया। सिमिलरली अब ये पी फाइनल इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में, अब इसमें भी देख सकते हैं कि 45 है, तो इस बेसिस पे जिससे एंगल बन रहा है वो आपका पी यानी कि एम वी लिख दें, एम वी थीटा 45 है तो एम वी जिससे एंगल बन रहा है तो कॉस 45, और इसका साइन क्या होगा, अगर ये एम वी है तो कॉस इधर है, साइन इसके परपेंडिकुलर इधर, ये एम वी साइन 45। ओके, तो हमने इनिशियल वेक्टर पी इनिशियल वेक्टर और पी फाइनल वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पी इनिशियल वेक्टर क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एम वी कॉस 45, ये वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं आई कैप लिख दूँ, सही है, आई कैप, और एम वी साइन 45, एम वी साइन 45, ये वाई एक्सिस जे कैप है तो माइनस जे कैप लिख सकता हूँ, माइनस जे कैप। ओके, यानी कि वी कैन राइट कि पी इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू एम वी की वैल्यू 5 है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, 5 कॉस 45 आई कैप प्लस ये माइनस माइनस लिख देते हैं 5 साइन 45 जे कैप, ये पी इनिशियल वेक्टर हो गया। शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन ये स्टेप इसलिए ताकि आपके और आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस तरीके से वेक्टर को रिजॉल्व भी करते हैं। पी फाइनल वेक्टर, इसमें एम वी कॉस 45, यस, अगर वो आई कैप है तो ये माइनस आई कैप प्लस एम वी साइन 45, इधर माइनस जे कैप, एंड वी कैन राइट इट एम वी 5 माइनस है ये तो माइनस 5 कॉस 45 आई कैप, और प्लस ये भी माइनस तो माइनस एम वी यानी 5 साइन 45 जे कैप। हमको क्या करना है, डेल्टा पी वेक्टर क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर, और आपको ये दोनों वैल्यू हमने बता दी है। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, पी फाइनल इसमें से ये माइनस कर रहे हो आप, तो माइनस करने पे आपका कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म, देखो पी फाइनल ये वाला टर्म माइनस ये किया तो ये साइन 45 वाला टर्म, देखो ये माइनस रहा, माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गया, दिस वन ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो आएगा हमारा -5 cos 45 आई कैप माइनस cos 45 आई कैप, माइनस cos 45 माइनस फॉर्मूले का 5 cos 45, तो यस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 cos 45
आई कैप, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ने हमें बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ चेंज ये है माइनस आई कैप, तो ये आपका -10 cos 45 अपॉन √2 आई कैप, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये -5 √2 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम में चेंज आया। तो हम ये देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन वेक्टर को समझा हमने कि आई कैप और जे कैप में कैसे। शॉर्ट में सिंपली है कि जो हमारा पी वेक्टर इनिशियल है कॉस, और ये साइन हो गया रिजॉल्व, वैसे पी फाइनल है कॉस एंड साइन में रिजॉल्व हो गया। जब माइनस करेंगे तो जो ये सेम डायरेक्शन वाला टर्म कैंसिल हो गया, अपोजिट वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ mv cos 45। तो डायरेक्ट शॉर्टकट करके ऑप्शन टिक कर देते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे भी समझना होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम एज सोन फिगर। ये वेरिएशन दे रखा है कि जो फोर्स विद टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है, 0 से इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, तो फोर्स वेरिएबल है विद टाइम। हमको क्या फाइंड करना है? इंपल्स ऑफ द फोर्स, इंपल्स फाइंड करना है फर्स्ट। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, लेकिन यहां पे फोर्स टाइम इंटरवल के टर्म में कहें तो यस इंटीग्रेशन एफ डी टी, T1 से T2। तो यस आप देखो यहाँ पे फोर्स और टाइम का ग्राफ है, और जब मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब एरिया वाला कंसेप्ट, यानी यहां से क्लियर हो गया कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द गिवन टाइम इंटरवल गिव द इम्पल्स। ये भी कंसेप्ट ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी एरिया वाला कंसेप्ट, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव द इम्पल्स फॉर द गिवन टाइम इंटरवल T1 से T2। यहाँ पर कंप्लीट लेना है कि T1 0 से 5 सेकेंड, ये कंप्लीट इम्पल्स फाइंड करना है यहाँ पर। तो यानी हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, जब हमें ग्राफ दिया है तो हम ग्राफ के एरिया से फाइंड कर लेंगे। तो इम्पल्स J इज इक्वल टू एरिया अंडर यस फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये एरिया क्या है? ये पूरा एरिया फाइंड कर लो आप। यस ट्रेपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस ये 5 और ये क्या होगा 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो 5 प्लस 1, ये साइड ये पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये फोर्स की ये वैल्यू 4। याद आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, वही अप्लाई किया है। यस हाफ 5 प्लस 1 6, और ये कैंसिल हुआ 2 6 12, यस 12 kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से ये यूनिट, और चेंज मोमेंटम वाले कंसेप्ट से kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इम्पल्स हमने फाइंड कर लिया, और ये कंसेप्ट समझ लिया कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ से इम्पल्स मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब हमें पता है नेक्स्ट कंसेप्ट कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। लेट इनिशियल मोमेंटम अगर 0 मानते हैं तो mv माइनस 0, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यस जे हमारा आ चुका है 12 इक्वल टू mv, एंड व्हाट वी गेट v इज इक्वल टू 12 अपॉन m, मास कितना है 2 kg। यस 12 इम्पल्स आ चुका है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, अगर 0 से स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनली t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी इस कंसेप्ट से आ जाएगी, दैट इज 12/2 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से देखो दोनों फार्मूला यूज हो गया, फोर्स एंड टाइम का इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, और यहाँ से ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं, यानी ग्राफ से मेजर कर सकते हैं, और ग्राफ से मेजर करने के बाद इम्पल्स हमने चेंज मोमेंटम का कंसेप्ट लगाया और हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया। कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ध्यान रखना अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर mv माइनस mu करेंगे, और u दिया होगा वो वैल्यू रख करके फिर v आएगा। फिलहाल यहाँ 0 है इसलिए 0 रखा। तो इस तरीके से हमें इम्पल्स का कंसेप्ट यस आज की वीडियो में क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या स्टडी किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स विद एग्जाम्पल,
और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाती है और इसके आगे आप हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लोगे। ओके क्लास, तो जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।